हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, जिसे हिंदी में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका सीडीपी से रिलेटेड है और एक छोटा सा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ना सिर्फ टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स में बनते हैं, बल्कि जो आपका नॉर्मल एकेडमिक्स है जैसे कि बीएड बीएलएड है, इसमें तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसकी आपको पीडीएफ मिल जाए। बात करें हेरिडिटी की यानी आनुवांशिकता की, तो क्या है? हेरिडिटी इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन फिजिकल ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आइज, टेक्सचर ऑफ हेयर, स्माइल, इवन ब्लड ग्रुप। ठीक है। बी एन झा ने कहा कि हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। अगर आप एकेडमिक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई ना कोई ऑथर या साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन अपने आंसर में ज़रूर से मेंशन करें। साथ ही ये छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सीटेट, यूपीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो हेरिडिटी क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे कि फेस का रिजेंबल होना या हेयर टेक्सचर या कलर ऑफ आई, ये किसी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो ये हमारी हेरिडिटी कहलाती है। जब भी हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स आ ही जाता है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी जान लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है? पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे, ठीक है, या फिर नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं। और जेनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि इस चीज की स्टडी को क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। एक कैरेक्टर जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दिखाई देते हैं वो हेरिडिटी कहलाती है, और इसकी ही स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। जब भी हेरिडिटी की बात करते हैं तो ये बेसिक हमें पता ही होना चाहिए कि हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नॉन एज ऑटोसोम्स, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि यही पेयर डिफाइन करता है मेल और फीमेल में से कौन सा ऑफ स्प्रिंग होगा। ठीक है। बात करें, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के पास में एक्स और वाई दो तरीके के गैमेट्स होते हैं, और फीमेल्स में केवल और केवल एक्स पेयर ऑफ क्या नाम है गैमेट्स होते हैं। अगर मेल का एक्स गैमेट फीमेल के एक्स गैमेट से रिजेंबल करता है यानी पेयरिंग करता है, तो इसका जो जायगोट फॉर्मेशन होता है वो फीमेल एज अ फीमेल बॉर्न चाइल्ड में रिजल्टेंट होता है। और अगर मेल का वाई गैमेट फीमेल के एक्स के साथ में रिजेंबल करता है, तो जो बॉर्न बेबी होगा वो कैसा होगा? मेल होगा। तो ये हमारी क्रोमोसोम्स की कहानी होती है। जब भी जेनेटिक्स की बात आती है तो फिर ग्रेगर मेंडल का नाम आता है, इन्हें ही क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने ही क्या करा? स्टडी करी हेरिडिटी के बारे में, और इन्होंने अपनी रिसर्च करी पी प्लांट पे। ठीक है। बहुत सारे पी प्लांट्स लिए और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्होंने स्टडी करी। अ ट्रेट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर विच अ सीड कलर और हाइट। ठीक है। इन्होंने सीड कलर्स और हाइट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया अपनी क्या नाम है हेरिडिटी या फिर कह सकते हैं हम जेनेटिक्स की स्टडी में। इससे रिलेटेड इन्होंने दो लॉज दिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। इसमें क्या है? इफ ट्रेट्स ऑफ वन जनरेशन आर नॉट मैनिफेस्ट इन वन जनरेशन इट डज नॉट मीन्स दैट दे डाई। यानी कि आसान भाषा में इसे समझते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक फादर जो होता है उसकी क्या कहते हैं रिजेम्बलेंस उसके बेबी से नहीं होती, यानी उसके सन से नहीं होती, बट ग्रैंडसन से होती हैं। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस में आ जाएगी।
अगर एक ट्रेड किसी एक जनरेशन में नहीं देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेड खत्म हो गया, हो सकता है वो अपनी आने वाली अनदर जनरेशन में देखने को दोबारा से मिल जाए। सेकेंड लॉ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेड डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर, यानी कि एक ट्रेड दूसरे ट्रेड को क्या करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी पर्सन की लंबाई कुछ और है और उसका फेस कलर कुछ और है, ठीक है, वो वाइट है या फिर वो ब्लैक है, तो इन दोनों बात का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके ऑफ स्प्रिंग में भी नहीं होगा, उसके फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स में भी नहीं होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ब्लैक है तो वो लंबा ही होगा अपने फादर की तरह, या वाइट है तो फिर क्या नाम है, छोटा होगा अपनी मदर की तरह। ऐसी कई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, या फिर एक ट्रेड हमेशा दूसरे ट्रेड से इंडिपेंडेंट वर्क करता है। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग इन विच एन इंडिविजुअल हैज टू लिव। J.S. रॉस ने कहा एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। यानी एनवायरनमेंट क्या होता है कि यानी हमारे आसपास का पूरा वातावरण क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। और हम जो कुछ भी सीखते हैं हम वातावरण में रहकर ही सीखते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट का सीधा सीधा प्रभाव क्या होता है, बच्चे पे पड़ता है या पर्सन पे पड़ता है, चाहे वो उसकी लर्निंग हो या फिर नॉलेज गेनिंग हो। ये भी दो तरीके के होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट जब क्या होता है, बेबी किस पे होता है, मदर के वूम में होता है। ठीक है, whenever mother eats or drinks have an impact on the growth and development of child। ठीक है, ये हमें पता ही है। the another remain tense, worried, anxious and emotionally upset then it may eventually have an adverse। ठीक है, जो जब क्या होता है, बेबी मदर के वूम में होता है उस समय पे उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। यानी कि मदर जो कुछ भी खाती है, पीती है, देखती है या फिर जो भी एक्टिविटी करती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेबी पर होता है। ठीक है, और अगर मदर क्या होगी, ज़्यादा टेंशन में होगी, वरिड होगी, एंशियस होगी या फिर अपसेट रहती होगी, तो कहीं ना कहीं बेबी के ग्रोथ पे वो चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो आफ्टर बर्थ हमें देखने को मिलता है, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक pollution, violence, financial condition of the family, etc. A bad company or a negative environment may turns an innocent child into devil। अब समझिए कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वही किसी भी बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ का कारण होता है या फिर इफेक्ट करता है ब्रॉडली। ठीक है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया या वायलेंस हो गया, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है बच्चे के माइंड पे और उसकी ग्रोथ में और उसकी आदतों में भी। ठीक है, और कहा है कि अ बैड कंपनी और अ नेगेटिव एनवायरनमेंट में टर्न इनोसेंट चाइल्ड इनटू अ डेविल। ठीक है, जैसी संगत होती है वैसा ही कहीं ना कहीं असर देखने को हमें मिलता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। हेरिडिटी में आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, वहीं साथ ही एनवायरनमेंट में क्या आता है, कम्युनिटी एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट। इंटेलिजेंस हेरिडिटी में आ जाता है और इंटेलिजेंस का यूज कैसे करना है ये किस में आ जाता है, ये एनवायरनमेंट में आ जाता है। टैलेंट एंड इनेट एबिलिटी यानी जन्मजात जो गुण होते हैं, यानी कि कुछ बच्चों की वॉइस बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे क्या नाम है स्केच बहुत अच्छे करते हैं। ठीक है, बाय बर्थ ही। तो कुछ जो भी इनेट एबिलिटीज़ होती है या फिर टैलेंट होते हैं वो हेरिडिटी से ही कहीं ना कहीं मिलते हैं। जबकि इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ या फिर रिलीजियस बिलीव्स कहाँ से आते हैं, एनवायरनमेंट से आते हैं। जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहेगा उसे कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे पड़ेगा। अगर हिंदी कम्युनिटी से बच्चा बिलोंग करता है तो वो कह सकते हैं मंदिर जाना प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू अदर रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, नेचर और नर्चर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़रूर से आप मार्क कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये किस में आता है और ये किस में आता है। नेचर क्या होता है, इनेट होता है यानी जन्मजात होता है, और नर्चर यानी पोषण कैसा होता है, इन्वायरमेंट के थ्रू बच्चे को प्रोवाइड करा जाता है।
ये हिंदी वालों के लिए आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कुछ PYQs देख लेते हैं जो कि हमारे टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में आए हुए हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडेट रिलेटेड फैक्टर? आपके ऑप्शन है थिंकिंग पैटर्न, कलर ऑफ आइज या एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलर ऑफ द आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, स्कूल एंड एजुकेशन और देयर पीयर ग्रुप्स, यानी कि जो उसके सहकर्मी सहयोगी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अ ओवरऑल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट कर लें चाइल्ड का किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे ही डिपेंड करता है। इन ह्यूमंस द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ अ मेल आर, मेल के कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर कौन सा पेयर कह सकते हैं? XX, XY या फिर YY। तो इसका सही आंसर हो जाएगा XY। जब XX होता है तो क्या? फीमेल ऑब्जर्व देखने, फीमेल ऑब्जर्व होती है एज अ ऑफस्प्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक सेक्स लिंक ट्रेड? आई कलर, ब्लड ग्रुप या हीमोफीलिया? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। ये एक टाइप की डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है जब भी हमें कहीं पे वुंड्स वगैरह आते हैं तब। द जेनेटिक मटीरियल इन ह्यूमन इज प्राइमरीली लोकेटेड इन, जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो ह्यूमंस में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम्स में? तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूक्लियस है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।